प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान अचानक से भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ में कुछ लोग घायल हो जाते हैं तो कुछ लोगों की मौत हो जाती है। अब जैसे ये सूचना प्रसारित होती है उसके बाद टीवी चैनल हो, सोशल मीडिया हो या अखबार हो, हर जगह यही चर्चा का विषय होता है। इसी की चर्चा होना शुरू हो जाती है। दरअसल वहाँ पर जो रिपोर्टर होते हैं उन रिपोर्टर्स के ऊपर लगातार उनके संस्था के द्वारा दबाव बढ़ने लगता है कि वहाँ पर आखिरकार ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे, ये जानने के बाद वो अपने दर्शकों को इसके बारे में बता सके। अब जैसे ही वहाँ के पत्रकार ये जानने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग पुलिसकर्मियों के द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है ताकि अंदर का जो दृश्य है, अंदर का जो मंजर है उन तक न पहुंच सके, वो पता न कर सके और बाहर जनता तक न पहुंच सके। ऐसा तभी हो जब उच्च अधिकारियों की अनुमति हो, तभी अंदर का जो भी बातें हैं वो उन तक पहुंच सके। ऐसी स्थिति में एक पत्रकार होती हैं जिनका नाम सृष्टि मिश्रा होता है, जो कि दैनिक भास्कर की रिपोर्टर होती हैं। वो ये जानने के लिए कि आखिरकार ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, ये जानने के लिए वो सीधा चल पड़ती हैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की ओर। अब जैसे वो जाती हैं तभी अचानक से कुछ पुलिस वालों की नज़र उनके आई कार्ड पर पड़ जाती है। वो आई कार्ड को देखते हैं, देखने के बाद कहते हैं कि क्या आप पत्रकार हैं? वो कहती है जी हाँ, मैं पत्रकार हूँ। उनसे कहा जाता है कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकती हैं, यहाँ से आगे सिर्फ वही जा सकता है जिसके घर के लोग या तो घायल हैं या तो मर गए हैं। अब जैसे पत्रकार को ये बात कही जाती है वो सोचने पर मजबूर हो जाती है, सोचती है कि अब करूँ क्या। तभी उसकी नज़र पास के ही कुछ लोगों पर पड़ती है जो अपने परिवार के लोगों की तलाश कर रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। अब वो पत्रकार उन भीड़ का हिस्सा बनकर अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद जब मेडिकल कॉलेज के उन 3 अलग-अलग कमरों का रुख करती है तो देखती है कि उन 3 अलग-अलग कमरों में लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। अब उन लाशों की गिनती करना वो शुरू करती है तो पता चलता है कि करीब 20 लाश उस कमरों में पड़े हुए हैं। उन गिनती करने के बाद अब जैसे उन कमरों से बाहर निकलती है तो देखती है कि कपड़ों के बॉक्स बनाकर रखे गए हैं और कपड़ों के बॉक्स में लाशों को पैक किया जा रहा है। एक कपड़े के बॉक्स में उन्होंने देखा कि संख्या 17 लिखी हुई थी और अंतिम संख्या 40 लिखी हुई थी। तभी इस बात की जानकारी वो अपने संस्था को देती हैं। कहती है कि लगभग 30 से 35-40 के आसपास मरने वालों की संख्या है और साथ ही 80 के आसपास घायलों की संख्या है। अब उनकी इसी खबर को लेकर के और जितने भी पत्रकार होते हैं वो इसी खबर के पेज के सीन शॉट को लेकर के अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से इस बात की घोषणा नहीं हुई थी कि कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं। जब लगातार अधिकारियों के ऊपर दबाव पड़ने लगता है तो 29 जनवरी 2025 की शाम को वो इस बात की घोषणा करते हैं कि करीब 30 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, जिसमें से 25 लोगों की पहचान हो चुकी है और साथ ही 90 लोगों के घायल होने की पुष्टि उन्होंने की है। दोस्तों, आज के इस कहानी के माध्यम से हम जानने का और समझने का प्रयास करेंगे कि प्रयागराज के कुंभ के दौरान जो घटना हुआ था उस घटना में कितने लोग मरे थे और कितने लोग घायल हुए थे और साथ ही ये घटना कैसे हुई ये जानने का हम प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। दरअसल 12 वर्षों के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। हालांकि महाकुंभ का आयोजन करने से पहले ही इस बात का तय हो जाता है, तारीख तय हो जाती है कि किस दिन से महाकुंभ का आयोजन करना है। दरअसल 23 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होती है और 26 फरवरी 2025 को इसका समापन होना है। अब चाहे शुरुआत की बात करें या समापन की, इसका एक विशेष दिन होता है, एक विशेष तिथि होती है। अब जैसे कि पौष पूर्णिमा कह लीजिए, मकर संक्रांति कह लीजिए या मौनी अमावस्या कहिए या फिर बसंत पंचमी होता है, माघ पूर्णिमा होता है और साथ ही महाशिवरात्रि होता है। ये वो विशेष दिन होते हैं। इन दिनों में श्रद्धालुओं के भीड़ जो है बढ़ने की काफ़ी उम्मीदें होती हैं, ऐसा उम्मीद जताया भी जाता है। हालांकि इस महाकुंभ का आयोजन से पहले से ही चाहे रेलवे स्टेशन हो, हवाई जहाज़ हो, चाहे बस स्टैंड हो या टेलीविज़न हो, अखबार हो, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर जगह इस महाकुंभ की चर्चा होना शुरू हो जाती है। इसका मकसद सीमित नहीं था कि घर घर तक लोगों को पता चले कि महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस महापर्व, इस महाकुंभ के दृश्य को देख सकें और स्नान कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे आ सके। और हालांकि ऐसा ही होता है, तमाम लोग जो होते हैं, कोई एरोप्लेन से तो कोई बस से तो कोई रेलवे का सफ़र करके तो कोई अपने वाहन से, तमाम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। काफ़ी भीड़ लग जाती है। जब भीड़ लगती है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रील बनाते हैं। रील बनाने के बाद
वीडियो को अपलोड करते हैं। जब अपलोड होता है तो उनका वीडियो वायरल भी होता है। वायरल होने के बाद वो लोग जो प्रयागराज महाकुंभ में नहीं जा पाए थे, वो उस रील को देखने के बाद उनके मन में एक उमंग आता है। वो सोचते हैं कि हमें भी इस महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहिए। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ, तो कोई अपने गुट के साथ, तो कोई अपने दोस्तों के साथ, कोई अपने वाहन से, तो कोई किराए के वाहन से, तो कोई बस से, तो कोई रेलवे से, तो कोई एरोप्लेन से सफर करते हुए सीधा प्रयागराज के उस कुंभ में पहुंच जाता है। लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, आते जाते हैं। ये 28-29 जनवरी 2025 की रात की बात है। कुछ श्रद्धालु स्नान करने के लिए जा रहे थे। एक मार्ग है अखाड़ा मार्ग। दरअसल अमृत स्नान की दृष्टि से अखाड़ा मार्ग जो है वहाँ पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी गई थी, ताकि भगदड़ न मचे और स्नान करने वाले जो श्रद्धालु हैं आराम से स्नान करें और चले जाएं। तभी 28-29 जनवरी 2025 की रात करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। अचानक से कुछ ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं और भगदड़ मच जाती है। जब भगदड़ मच जाती है तो सभी लोग अपने अपनों की जान बचाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार जान बचाएं तो बचाएं किसकी, अपनी बचाएं, अपने बच्चों की बचाएं, महिलाओं की बचाएं या बुजुर्ग की बचाएं। लोग बस लगातार उन लोगों को चिल्ला चिल्ला कर आगाह कर रहे थे, रोक रहे थे, जो भगदड़ की वजह से लगातार भीड़ का हिस्सा बनकर उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। अब ऐसी स्थिति में जो लोग थे वो सिर्फ दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। वो ये भी नहीं देख रहे थे कि जब वो दौड़ रहे हैं तो उनके पैरों के तले कोई बालक दबा हुआ है या कोई बुजुर्ग या महिला दबा हुआ है। वो सिर्फ दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोशिश ये थी कि बस अपनी जान बच जाए, भले ही चाहे जो हो जाए। हालांकि उस दौरान चाहे प्रशासन के लोग हो, चाहे आम लोग हो, सभी कोई अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश में पड़ जाता है। स्थिति भयावह तब हो जाती है जब बैरिकेड टूट जाते हैं, तो स्थिति बद से बदतर हो जाती है, काफ़ी भयावह हो जाती है। अब यहाँ घायलों की संख्या और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ने लगती है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि करें तो क्या करें। हालांकि रात का वक्त था और पुलिस और प्रशासन भी आखिरकार करे तो क्या कर पाए। हालांकि 40 से 45 किलोमीटर के एरिया में ये प्रयागराज का महाकुंभ फैला हुआ था। उतना दूर दूर तक ये लोगों को सूचना पहुंच जाती है। ये रात करीब मौनी अमावस्या के टाइम पे 1 से 1:30 बजे के आसपास ये घटना हो जाती है। अब लोग वीडियो बनाने लगते हैं, वीडियो बनाकर वायरल करने लगते हैं, अपलोड करने लगते हैं कि प्रयागराज के महाकुंभ में रात के 1 से 1:30 बजे के आसपास भगदड़ मच जाती है और तमाम लोग घायल हो जाते हैं, तमाम लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में एक महिला होती है जो छतरपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली होती है, इसका नाम लक्ष्मी होता है। वो अपनी देवरानी और उसकी बेटी के साथ वहाँ पर आई हुई थी। हालांकि उसकी देवरानी और बेटी दोनों उस भगदड़ का शिकार हो जाते हैं, उस भीड़ का शिकार हो जाते हैं और वो बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। बेटी जो होती है, उसकी जो माँ होती है, माँ उस भीड़ का हिस्सा बन जाती है और कुचलने के बाद से उसकी मौत हो जाती है। अब जो बेटी होती है जोर जोर से चीख चीख कर उन भीड़ के हिस्सा बने लोगों पर चिल्लाने लगती है, कहती है कि मेरी माँ जो है वो मर चुकी है, अब उसके ऊपर से तो मत गुजरो। लेकिन जो लोग दौड़ रहे थे, भीड़ का हिस्सा थे, वो समझ नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं। वो सिर्फ अब उनको अपनी जान की फिक्र होती है, अपनी जान बचाने के चक्कर में पड़े होते हैं। वो उस लड़की के ऊपर से भी गुजर जाते हैं जो लड़की लोगों को आगाह कर रही थी, चिल्ला रही थी, और लड़की भी उस भीड़ में दब जाती है, कुचली जाती है। हालांकि 45 नंबर पिलर के पास एक लड़का खड़ा होता है जो कि वो भी छतरपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला होता है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। वो एक हाथ में अपनी माँ को पकड़ा होता है और दूसरे हाथ में भारी सा बैग लिया होता है। हालांकि जब भीड़ जाती है, भगदड़ मचती है, तो उसकी माँ का हाथ उसके हाथ से कब छूट जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। साथ ही जब अपनी माँ को ढूंढ रहा था तो दूसरे हाथ से बैग भी कब छूट जाता है उसे ये भी पता नहीं चल पाता है। हालांकि बैग जो होता है उसमें पैसे होते हैं, कुछ जरूरी कागजात होते हैं, सामान होते हैं, लेकिन अता पता नहीं चलता है। अपनी माँ का वो बहुत तलाश करता है, लेकिन उसकी माँ का कुछ अता पता नहीं चल पाता है। हालांकि वहां पर करोड़ों की संख्या में लोग थे, अगर किसी का हाथ छूट जाए तो उसका अता पता बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा, क्योंकि जिधर देखिए उधर सिर्फ लाखों करोड़ों की संख्या में सर ही सर दिखाई देगा। ऐसे में किसी को ढूंढ पाना बड़ा ही मुश्किल था। हालांकि प्रशासन ने उचित व्यवस्था तो जरूर की थी, लेकिन इस भगदड़ में ये उचित व्यवस्थाएं भी नाकाफी साबित होती हैं। इसी तरह से एक बलिया का रहने वाला व्यक्ति होता है जिसका नाम दिनेश प्रजापति होता है। वो अपनी 12 साल की बेटी और 35 साल की पत्नी और साथ ही अपने साली को भी लेकर प्रयागराज के महाकुंभ में आता है। 28 जनवरी 2025 को वो बलिया से महाकुंभ के लिए ट्रेन पकड़ता है और सीधा प्रयागराज के महाकुंभ में आ जाता है मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए। जब वो आता है तो 29 जनवरी 2025 की सुबह अपने घर पर फ़ोन करके बताता है कि उसकी
पत्नी 35 साल की जो है और उसकी जो बेटी 12 साल की, वो इस महाकुंभ के भगदड़ में भीड़ का हिस्सा बन गई और उनकी मौत हो गई है। अब जैसे ये सूचना उसके घर वालों को पता चलती है, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बताया जाता है कि लगभग 35 से 40 लोग इस दुनिया में नहीं रहे और लगभग 90 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि प्रशासन ने पहले इस मामले को छिपाने की बहुत कोशिश की। हो सकता है शायद वो इस मामले को जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे। हालांकि तमाम सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही थी कि आज इतने करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। ये खबर, ये बात बताने में थोड़ी सी भी देरी नहीं लग रही थी, लेकिन इस भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, इस बात को बताने में इतनी देरी क्यों हो रही है। हालांकि कुछ ऐसे अखबार हैं जिन्होंने इस घटना को, इस भगदड़ को लेकर के दो प्रमुख मुद्दों को छापा था। उन्होंने बताया था कि दो प्रमुख मुद्दे हैं जिसके वजह से ये भगदड़ हुई थी। पहला मुद्दा ये कि इस अमृत स्नान को लेकर के जो कई ऐसे पीपा पुल है जिसको बंद कर दिया गया था और इस वजह से संगम के तट पे लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और कुछ लोग बैरिकेड में फंस के गिर जाते हैं, जिसके वजह से ये भगदड़ मचती है और लाखों लोग भीड़ का शिकार होकर दब जाते हैं। और दूसरा कारण ये था कि संगम नोच पर एग्जिट और एंट्री पॉइंट जो था वो एक ही था, यानी कि जाने का और आने का रास्ता एक ही होता है। जब भगदड़ मचती है तो लोग समझ नहीं पाते हैं और एक दूसरे में फंस कर वो गिर जाते हैं और वो भी घायल हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने के उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। हालांकि प्रयागराज में जिस तरह से भगदड़ मचा था, महाकुंभ में जिस तरह से भगदड़ मची थी, उसको देखते हुए प्रयागराज में जाने के 8 एंट्री पॉइंट होते हैं, उन 8 एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया जाता है और तमाम बॉर्डर्स पे लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लग जाती हैं, जाम लग जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।